Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we are going to start our next topic of Physics Chapter 2, that is from Gauss Law and its application. And our today's topic is electric field due to an infinite uniformly charged non-conducting sheet. तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉन कंडक्टिंग शीट क्या होती है। ठीक है, तो एक शीट है जो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग। ठीक है, जब भी हम इंसुलेटर को चार्ज करते हैं तो अगर ये इंसुलेटर है और इसको मैंने रब करके चार्ज किया तो जहाँ मैं इस बॉडी को चार्ज दूंगी, जहाँ मैं इस बॉडी को चार्ज करूँगी, चार्जेस वहीं रहेंगे, वो फ्लो होके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर हमने अगर चार्ज दिया है बॉडी को यूनिफॉर्मली तो वो चार्जेस वहीं रहेंगे, वहीं चार्ज होंगे, उस पार्ट में ही चार्ज होंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी शीट को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है, ये चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। अगर कंडक्टिंग शीट होती है और कंडक्टिंग स्फीयर या कुछ भी कंडक्टिंग बॉडी होती है तो अगर हम उस बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो चार्जेस फ्लो होके उसके सरफेस पे चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, सपोज़ कोई फाइबर की चेयर पे बैठा है तो वो फ्रिक्शन से उसकी बॉडी चार्ज हो चुकी है और वो पलथी मार के फाइबर की कुर्सी पे बैठा है। ठीक है, और उसकी बॉडी चार्ज हो चुकी है फ्रिक्शन से। ठीक है, क्योंकि फाइबर और बॉडी का जब फ्रिक्शन होगा तो बॉडी चार्ज होगी। और मैंने अगर बाय चांस उस बॉडी को, उस पर्सन को टच किया, ठीक है, तो क्या होगा? मुझे शॉक लगेगा। क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है तो उसके चार्जेस जो है वो मेरी बॉडी में आएंगे, क्योंकि बॉडी जो होती है पर्सन की, वो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कंडक्टर होती है, तो उसके जो चार्जेस है वो मुझे लगेंगे। ठीक है, मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो चार्जेस जो मेरे पास आएंगे वो अर्थिंग में चले जाएंगे, जो अर्थ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा शॉक लगेगा। इसलिए हम कभी भी किसी पर्सन को जो फाइबर की कुर्सी पे बैठा होता है और उसको टच करते हैं और अचानक से हमें शॉक लगता है या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क भी दिखता है हमें कि निकला हुआ और हम शॉक हो जाते हैं कि अरे चिंगारी निकली। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कंडक्टिंग स्फीयर को या कंडक्टिंग शीट को हम चार्ज करते हैं तो शीट के जो भी होता है तो शीट के जो सरफेस पे चार्जेस आ जाते हैं। क्यों सरफेस तक ही आते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि बाहर जो होता है वो एयर होता है, तो एयर जो है वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है, तो अगर स्विच पे कोई भी स्विच है, चार्जिंग का वायर है या फिर कोई भी स्विच बाहर पंखे का वायर है, उसका वायर टूटा हुआ है तो हमको करंट नहीं लगता है, क्योंकि एयर क्या है? नॉन कंडक्टर। वहाँ से या उस वायर से अपने तक चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, अब और हमने देखा है मूवीज़ में काफ़ी बार, अगर एक बॉडी को करंट लगता है, एक पर्सन को करंट लगता है और दूसरा पर्सन उसको आके टच करता है, ठीक है, विद बेयर फुट, ठीक है, तो उस बॉडी को भी, उस पर्सन को भी करंट लगता है और तीसरा पर्सन आके उसको टच करता है तो तीसरे पर्सन को भी करंट लगता है, क्योंकि बॉडी जो है वो कंडक्टर है। ठीक है, ओके, सो हम समझ चुके हैं कि नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर जो चार्जेस है वही रहेंगे जहाँ चार्ज हमने किया है। तो हमने यूनिफॉर्मली इस शीट को चार्ज कर दिया है और ये इनफाइनाइट है, इसलिए हम इधर डैश कर सकते हैं। ओके, तो ना आप कैलकुलेशन के लिए हम दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, इस चैप्टर की जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप अपनी पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये इनफाइनाइट शो कर दिया है मैंने शीट को। अब इनफाइनाइट शीट है, इधर सब चार्जेस है। ओके, तो अब हमने इनफाइनाइट शीट है तो हम इनफाइनाइट शीट का कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो हमने क्या किया है, एक सेंटर लिया है और सेंटर से अपसाइड और डाउन साइड दो एरिया एलिमेंट लिए हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट A1 एंड A2। तो इन दो स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से, सपोज A1 की वजह से इस पॉइंट P पे जो सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, तो सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस है। सपोज A1 की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है DE1 और A2 की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है DE2। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE1 और DE2 के, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा होगा और जो वर्टिकल होगा वो साइन थीटा होगा। तो सपोज ये थीटा है और ये थीटा है। ओके, ये इधर का डिस्टेंस शो कर रहा था। ठीक है, मैंने ये एरो को इधर ले लेती हूँ, ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा।
ओके नाउ अब अगर हमें D1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो थीटा के एडजेसेंट होगा, तो यहाँ पे होगा D1 cos थीटा। सिमिलरली D1 का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसके परपेंडिकुलर मीन्स डाउनवर्ड होगा, क्योंकि एरो इस साइड जा रहा है तो डाउनवर्ड होगा, D1 sin थीटा। अब D2 की बात करें तो D2 का भी थीटा इधर ही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड होगा, ओके। और D2 का वर्टिकल कंपोनेंट एरो ऊपर के साइड जा रहा है तो ऊपर की साइड होगा D2 sin थीटा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं D2 sin थीटा एंड D1 sin थीटा एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एडअप क्या होगा D1 cos थीटा एंड D2 cos थीटा। D2 cos थीटा भी यहाँ लिख देते हैं हम। तो जितने भी अब ये हमने दो ही एरिया एलिमेंट लिए थे, तो अप साइड के जो एरिया एलिमेंट है और डाउन साइड के एरिया एलिमेंट है जितने भी हैं, ठीक है, तो cos थीटा वाले होंगे एडअप और sin थीटा वाले हो जाएंगे कैंसिल आउट, ओके। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो हमको पता है कि गॉस लॉ अप्लाई करने से हम पहले हमको क्या चूज़ करना है, गॉसियन सरफेस चूज़ करना है, ठीक है। तो हमें इस शीट का इधर मैंने चार्जेस शो नहीं किए क्योंकि कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस शीट का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ, तो हमें इस शीट के लिए एक गॉसियन अच्छा सा गॉसियन सरफेस चूज़ करना है। अच्छा सा मतलब जिसमें चार्जेस का सिमेट्री रहे, ओके। और जो हम सरफेस चूज़ करेंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे, उसके जो भी सरफेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो हमने लाइन चार्ज के लिए भी सिलेंड्रिकल यूज़ किया था और हम लोग शीट के लिए भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटर से, ये किस तरीके से है, शीट के अंदर से जा रहा है, सिलेंडर कहाँ जा रहा है, शीट के आर पार होके जा रहा है। तो सपोज़ ये शीट है और ये मेरा सिलेंडर है, इसके आर पार जा रहा है, ओके। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर से है, सेंटर से तो इस साइड भी सिलेंडर, इस साइड हाफ पार्ट है सिलेंडर का और इस साइड हाफ पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पे क्या होगी, यूनिफॉर्म। इस सरफेस पे भी क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो सबसे बेस्ट जो गॉसियन सरफेस है शीट के लिए वो कौन सा है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया, गॉसियन सरफेस चूज़ कर लिया। अब सेकेंड स्टेप हम करेंगे, इन तीनों सरफेस के नेम दे देंगे, नंबर दे देंगे। तो हम नंबर दे देते हैं 1, आप ये 1 सरफेस सपोज, ये 2 सरफेस और ये जो सरफेस है वो 3 सरफेस। अब तीनों सरफेस के हम एरिया एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड साइड, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ही होगा, इनवर्ड नहीं होगा, ओके। तो ये DA1, ओके, और इसको नाम दे देती हूँ DA2, ये थोड़ा इधर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा साइड में, D2 cos थीटा, D1 cos थीटा, ठीक है। तो DA2। अब थर्ड के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, ओके। तो इस साइड बाहर कर देती हूँ, थर्ड के लिए इधर ये कर्व सरफ प्लेन इधर के लिए, ये पूरे के लिए, ओके। तो थर्ड सरफेस के लिए DA3, ओके। तो आपको अच्छे से दिखेगा 1, 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो तीनों सरफेस के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेती हूँ। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी होगी, इस सरफेस पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूँ ही जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस के लिए इतनी सारी हम लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, हम 3 सरफेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती है, आउटवर्ड जाती है, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड जाती है, ओके। नाउ अब हमने ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लिए, अब हम करेंगे कैलकुलेशन। तो आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक शीट बनानी है, ओके। हमने शीट बना दी, उसको इनफाइनाइट शो करना है। सेंटर से एरिया एलिमेंट A1, एरिया एलिमेंट A2, एक पॉइंट P लेना है सेंटर से R डिस्टेंस पे, ओके। और उसके लिए DE1 शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शो करना है। A2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शो करना है। फिर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हमें शो करने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये वाला जो डायग्राम है वो NCERT बुक के अंदर गिवन नहीं है, तो NCERT वाले ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इट्स ओके, ओके। बट RBSE वालों को ये एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, ओके। नाउ अब हम ये देखते हैं, इसके अंदर ये हमने चार्ज शीट ड्रॉ करी है।
चार्ज शीट के बाद हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ओके, अब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हमने, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, 3 सरफेस ले लिया हमने। ओके, तीनों के लिए एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिए, DA1, DA2, DA3। ओके, और तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर ली। अब आप देख सकते हैं, अब हमें फोर्थ स्टेप क्या करना है, इनके बीच का एंगल देखना है। तो इसके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच का एंगल भी है 0 डिग्री। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। ओके, आई होप आप लोगों को ये दोनों डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं ये दोनों डायग्राम को रब करती हूँ। तो अब हम बच्चों देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, सरफेस है शीट का, ठीक है, जिसको चार्ज किया गया है। तो इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आप लोगों को मैंने ट्रिक बता चुकी हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट सरफेस। क्यों कर रहे हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो गॉस लॉ है, ठीक है, गॉस लॉ क्या है, वेक्टर E डॉट DA क्लोज सरफेस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हमको चाहिए इसमें सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू, तो ये तो इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट का तो हमको टोटल चार्ज मिल नहीं सकता, बट हम लोग इसकी डेंसिटी तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि शीट है, शीट मतलब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डैट मीन्स चार्ज पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट सरफेस। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सिंबल है उसका, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब हमको सिग्मा क्यू टोटल चार्ज नहीं मिल सकता है तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और लाइन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइन के लिए सिंबल क्या होता है, लैम्बडा, L इज फॉर लाइन, L इज फॉर लैम्बडा। ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है, S इज फॉर सरफेस, S इज फॉर सिग्मा, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो सिग्मा क्यू और सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का हमने सरफेस लिया गया है S। ठीक है, तो सपोज करते हैं गॉसियन सरफेस का जो सरफेस है वो क्या है, S है, तो सिग्मा क्यू अपॉन S। नाउ अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू की जगह अब हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। अब हमें चाहिए DA और E, तो हम देख सकते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। तो अब हम इसको 3 पार्ट्स में लिखेंगे, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। ओके, तो सरफेस 1 E डॉट DA प्लस, यहाँ पे DS भी लिख सकते हैं आप, E डॉट DA सरफेस 2 के लिए, सरफेस 3 के लिए E डॉट DA इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जितनी भी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है सब में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। ठीक है, लाइन के लिए लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरी चैनल पे। अब S1 तो डॉट प्रोडक्ट है, डैट इज कॉस थीटा। ओके, तो EDA कॉस थीटा, तो S1 के लिए कितना है थीटा, आप देखो S1 के लिए थीटा कितना है, E और DA का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा है 0, तो कॉस 0 डिग्री। S2 के लिए बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, S2 के लिए अगेन कॉस 0 डिग्री, और S3 के लिए 90 डिग्री। ओके, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो जाएगा, ये cos 0 1, cos 0 1, EDA, E यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। ओके, और आप देख सकते हैं ये S1 और ये S2 दोनों जो है सरफेस, ये जो सरफेस है वो दोनों, ये दोनों सरफेस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि S1 इक्वल टू S2। ओके, तो E जो है बाहर है, तो यहाँ पे S DA प्लस E अगेन यहाँ पे बाहर S DA इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DA कौन सा है, सरफेस इंटीग्रल, तो इसका एरिया जो है वो क्या है S, इसका भी जो एरिया है सरफेस एरिया वो है S। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ES प्लस
इसकी जगह ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं 2, इधर लिख लेती हूँ मैं, ओके, इसके बाद का 2ES, ओके, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट, ई इक्वल टू सिग्मा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे है ना डेफिनेशन लिखी है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इसको। कैलकुलेशन आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी से स्टार्ट करनी है। आप डायरेक्टली लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एस, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ओके। फिर लिखेंगे आप फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से मैंने सिंप्लीफाइड वे में स्टेप्स लिख रखे हैं, ठीक है। थियरी जो है उसकी लिख रखी है और कैलकुलेशन भी गिवन है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले ड्रॉ किया, ठीक है, सरफेस चार्ज जो है शीट ड्रॉ करी, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट ड्रॉ करी। उसके बाद हमने इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस के पार्ट्स ले लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फिर उन तीनों के हमने एंगल दिखाए, ठीक है। ई का डायरेक्शन आउटवर्ड, ई का डायरेक्शन आउटवर्ड, ई का डायरेक्शन आउटवर्ड। फिर हमने सरफेस एरिया वेक्टर का जो है वो शो किया, एरिया वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर अपवर्ड डी ए, एरिया वेक्टर डी ए। फिर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ई डी ए का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 होगा। यहाँ पे भी ई और डी ए का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 होगा। यहाँ ई डी ए परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा। फिर हमें कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करनी है, सरफेस है, सरफेस शीट है, ठीक है, शीट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ओके। लाइन है, लाइन चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। और स्फीयर की बात करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हमने शीट लिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा क्यू दैट इज समेशन ऑफ चार्जेस अपॉन एस, ठीक है। तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। यहाँ पे जो हम लोग सरफेस लेंगे वो गॉसियन सरफेस का लेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, ओके। तो गॉस लॉ की इक्वेशन लिखनी है हमको। गॉस लॉ की इक्वेशन लिखने के बाद सिग्मा क्यू की वैल्यू पुटअप करनी है। सिग्मा क्यू की वैल्यू पुटअप करने के बाद ये जो इंटीग्रल है हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें इसके 3 पार्ट्स लिखने हैं, ओके। तो 3 पार्ट्स लिख लिए, ई डी ए S1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए S2, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए डॉट डी ए S3। अब हमको डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा लगाना है और थीटा की वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो हमने देखा S1 और S2 के लिए थीटा की वैल्यू 0 थी तो हमने पुटअप कर दिया, और S3 के लिए थीटा की वैल्यू 90 थी जो भी हमने पुटअप कर दी, ठीक है। तो पुटअप करने के बाद हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं यहाँ पे हम बोलेंगे कि S1 और S2 सेम है, ठीक है। तो ये S और S लगा देना है यहाँ पे, और ये जो इंटीग्रेशन है DA का टोटल सरफेस एरिया, तो इस पार्ट का सरफेस एरिया S हो जाएगा, इस पार्ट का भी सरफेस एरिया S हो जाएगा। तो ES प्लस ES हो जाएगा 2ES, ठीक है। तो 2ES हो गया इक्वल टू सिग्मा S, तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल चुका है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। वेक्टर के फॉर्म में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर एन, ओके। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ओके। अब इसके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, आर नहीं है, ठीक है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, आर था। तो ये डिस्टेंस पे ई इज़ नॉट डिपेंड ऑन, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डैट इज आर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ई और आर का ग्राफ कैसे बनेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, यानी ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आर कितना भी हो, ओके। फिर हम लोग देख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई, तो इसका ग्राफ मैं यहाँ बना देती हूँ। ये ई और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डैट इज सिग्मा। तो आप देख सकते हैं कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो जैसे जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी इसका चार्ज इंक्रीज होगा। अगर हम इसको और ज़्यादा चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा।
तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ भी समझ में आ चुके होंगे। तो जब भी हमको ये एप्लीकेशन पूछते हैं तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद इसके जो है वो ग्राफ बना देंगे, ठीक है, ई वर्सेस आर का और ई वर्सेस सिग्मा का। तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशंस देने हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।